हम अभी पढ़ रहे थे डायरेक्ट मेथड के बारे में। तो डायरेक्ट मेथड में हमने देखा दो स्टेप आते हैं। फर्स्ट स्टेप था वर्टिकल कंट्रोल जिसको कहते हैं, दूसरा था उसको हॉरिजेंटल कंट्रोल कहते हैं। तो वर्टिकल कंट्रोल और हॉरिजेंटल कंट्रोल ये जो दो स्टेप हैं, इनका करने का जो प्रोसेस अभी तो हम उसको थियरी के रूप में समझे हैं, अब फील्ड में कैसे करेंगे उसको हम अब समझेंगे कि प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत जो वर्टिकल कंट्रोल है उसको कैसे करते हैं, फिर हॉरिजेंटल कंट्रोल को कैसे करते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ जो डायरेक्ट मेथड है उसका जो वर्टिकल कंट्रोल है उसको हम देखेंगे। वर्टिकल कंट्रोल अर्थात ऊर्ध्वाधर नियंत्रण, ऊर्ध्वाधर नियंत्रण को यहाँ पे हम देखेंगे। तो आखिर क्या करते हैं ऊर्ध्वाधर नियंत्रण में? ऊर्ध्वाधर नियंत्रण में हम क्या करते हैं कि जिस भी फील्ड में हम कार्य कर रहे हैं, अगर वहाँ पे बेंचमार्क क्या होता है? हम बेंचमार्क होता है जैसे सड़क के किनारे अगर सर्वे की जो भारत सरकार का जो सर्वेक्षण का डिपार्टमेंट है, उन्होंने पहले से ही एक फिक्स समुद्र तल से लेकर के एक बेंचमार्क तैयार करके रखा हुआ है, जो एक स्पेसिफिक लेवल होता है जिसको ये हम एक क्या बोलेंगे उसको निर्णायक की भूमिका में रखते हैं कि मतलब यही हमारा मेन है। कोई भी काम, अगर रोड का काम होगा या रेलवे का काम होगा, कोई भी काम होगा, या संचार लाइन डालना है हमको या नहर का अलाइनमेंट करना है, तो कोई भी काम जो होगा सर्वेक्षण से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी कार्य होगा वो उसी बेंचमार्क को रेफरेंस मान करके किया जाता है। वहीं से जो दूसरा पॉइंट है वहीं से रेफरेंस के रूप में लेते लेते आते हैं, और जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पे एक टेम्प्रोरी रूप में उसी के संदर्भ में एक बेंचमार्क बना लेंगे, और फिर उस बेंचमार्क जो आप स्थापित करेंगे अपने क्षेत्र में, जिसको टेम्पररी बेंचमार्क कहते हैं। जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक वो बेंचमार्क रहेगा, और फिर बाद में जब वहाँ से काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप नेक्स्ट स्थान पे चले जाएंगे, फिर वहाँ से जो परमानेंट बेंचमार्क रहेगा वहाँ से फिर स्थापित करेंगे उसी प्रकार का टेम्पररी बेंचमार्क। तो इसी वजह से इसको टेम्पररी कहते हैं, क्योंकि काम ख़त्म होने के बाद वहाँ से उठ करके हम दूसरे जगह पर चले जाएंगे तो वो जो बेंचमार्क है वो फिर हट जाएगा। तो हाँ, तो हम यहाँ पे जो वर्टिकल कंट्रोल के अंतर्गत जब फील्ड में कार्य कर रहे हैं, हम तो फील्ड में काम कर रहे हैं तो आसपास देखेंगे, अगर परमानेंट बेंचमार्क है तब तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो उस परमानेंट बेंचमार्क जो दूर स्थित है, ख़ास तौर से हाईवे के किनारे होता है, तो वहाँ से ले करके आएंगे रेफरेंस लेते हुए, और उस बिंदु को उस जो परमानेंट बेंचमार्क है उसके समकक्ष एक जो अस्थाई बेंचमार्क स्थापित कर लेंगे, और जो ये स्थापित होगा फिर इसकी सहायता से जो है लेबलिंग का कार्य करेंगे। अपना जो पॉइंट है उसको पॉइंट को स्थापित करेंगे अपना क्षेत्र में, फिर जो टेम्पररी बेंचमार्क रहेगा उसके ऊपर लेवलिंग स्टाफ को रखेंगे, और फिर लेवलिंग स्टाफ को रख के जो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना होता है वो करेंगे। कैसे कैसे कर रहे हैं उसको हम लिख करके आपको यहाँ पे दे देंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे इसको नोट डाउन करेंगे कि वर्टिकल कंट्रोल के अंतर्गत क्षेत्र में स्थित परमानेंट बेंचमार्क के सापेक्ष टेम्पररी बेंचमार्क स्थापित करते हैं। अगर परमानेंट एंड बेंचमार्क उपलब्ध है
देन ओके, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है अगर, तब टेम्प्रोरी बेंचमार्क को हम स्थापित करेंगे कहाँ, फील्ड में। अब जब टेम्प्रेरी बेंचमार्क स्थापित हो जाएगा तो ये कार्य कैसे होगा, ये अगर परमानेंट बेंचमार्क है तब तो ठीक है, नहीं है तो टेम्प्रेरी बेंचमार्क स्थापित करेंगे। तो ये टेम्प्रेरी बेंचमार्क कैसे स्थापित करेंगे फील्ड में, तो इसके लिए फ्लाई लेबलिंग किया जाता है। फ्लाई लेबलिंग के द्वारा टेम्प्रेरी बेंचमार्क को स्थापित करते हैं। अब जब बेंचमार्क हमको मिल गया, तब अब जो नेक्स्ट स्टेप है, बेंचमार्क मिलने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करेंगे कि लेबलिंग मशीन जो है हमारी, उसको हम पूरे क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्षेत्र है, तो इसमें लेबलिंग मशीन को हम कहाँ रखेंगे कि अगर हमारे पास ये कंटूर लाइन है तो हम लेबलिंग मशीन को कहाँ रखेंगे ताकि इस कंटूर लाइन के अधिकतम बिंदुओं को हम देख सकें। तो जाहिर सी बात है बीच में, तो ये हो गया हमारा लेबलिंग मशीन। लेबलिंग मशीन को हम बीच में स्थापित कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिंदु जो है, यहाँ पे मशीन रहेगा तो इसके इधर का भी देख सकते हैं, इसके इधर का भी देख सकते हैं, तो इस तरीके से ज़्यादा बिंदुओं को हम देख सकेंगे। तो एक पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं इसमें कि लेबलिंग मशीन को क्षेत्र में ऐसे स्थान पर रखते हैं जहाँ से अधिकतम बिंदुओं को देखा जा सके। तो लेबलिंग मशीन को हमने स्थापित कर दिया। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कि जो हम लेबलिंग स्टाफ जो हमारा है, उस लेबलिंग स्टाफ को जो हमने टेम्पररी बेंचमार्क बनाया हुआ है, उस टेम्पररी बेंचमार्क पर लेबलिंग स्टाफ को रखेंगे। और फिर रखने के बाद क्या करेंगे, लेबलिंग मशीन से लेबलिंग स्टाफ पर देखते हुए बैक साइड लेंगे। तो ये पॉइंट हम लिख लेंगे यहाँ पे, लेबलिंग स्टाफ को टेम्पररी बेंचमार्क पर रख करके क्या करेंगे, हम बैक साइड लेंगे। बैक साइड अर्थात पश्च दृष्टि इसकी हिंदी होती है, बैक साइड लेंगे। अब यहाँ पे देखने वाला बात है कि जो हमारा टेम्पररी बेंचमार्क है, इस टेम्पररी बेंचमार्क का जो आरएल है उसको हम मान लेंगे समानित तल अर्थात आरएल जो है उसको हम कितना ले लेंगे, 100.00 ले लेंगे आरएल को। ठीक है, 100.00 टेम्पररी बेंचमार्क का जो आरएल है उसको ले लिया हमने। अब हम लेबलिंग मशीन के द्वारा टेम्पररी बेंचमार्क पर रख करके क्या ले लिए, बैक साइड ले लिए। अब जो बैक साइड की वैल्यू है उसको हम मान लिए कितना, अप्रोक्स 1.60 मान लिए। तो दो चीज़ मान रहे हैं, माना कि समानित तल हमारा इतना है, हाँ, और दूसरा मान रहे हैं कि माना कि बैक साइड ये जो है वो कितना है, 1.60 है। ठीक है, 1.60 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जब बैक साइड लेंगे तो हमको जो लेबलिंग मशीन है अर्थात जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी हाइट पता चल जाएगी। तो HI बराबर निकाल लेंगे फिर हम, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, HI बराबर क्या होता है, HI बराबर होता है जो हमारा ये बेंचमार्क का जो आरएल है वो और बैक साइड का जो आरएल प्लस
बैक साइड, RL प्लस बैक साइड। तो RL हमारा कितना है 100.00 है और जो हमारा बैक साइड है 1.60 है। इन तीनों को जोड़ देंगे 101.60, इतना हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया HI बराबर आ गया इतना। अब ये जो HI आ गया है हमारा, इसमें से हम जो कंटूर लाइन का मान है, देखिए कंटूर लाइन का मान हमने कितना माना हुआ है, वो भी अप्रोक्स 100 मान लिया है वैल्यू उसकी। तो वो जो कंटूर लाइन का वैल्यू है 100, उसको HI में से जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा फोर साइड निकल जाएगा। तो इस कंटूर का फोर साइड निकालेंगे अब, FORE साइड मतलब अग्रदृष्टि। अग्रदृष्टि कैसे निकालेंगे, तो अग्रदृष्टि निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि HI में से घटाएंगे क्या, HI में से जो है वो कंटूर की जो वैल्यू है उसको घटाएंगे। HI माइनस वैल्यू ऑफ कंटूर लाइन, समोच्च रेखा का मान, समोच्च रेखा का मान घटा देंगे। तो HI हमारे पास कितना है 101.60 माइनस कंटूर लाइन का मान हमारे पास कितना है 100.00, ठीक है। तो अब जो हमारा निकल के आएगा वो फोर साइड जो निकल करके आएगी वो 1.60 फोर साइड निकल करके आएगी। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 1.60। जो हम फोर साइड निकाले हैं उस फोर साइड वो हमको एक ऐसा बिंदु मिल गया, उस बिंदु को खोजना है हमको कंटूर लाइन पे जगह जगह पे लेबलिंग स्टाफ को रख करके। जैसे कि मान लीजिए हम लेबलिंग स्टाफ यहाँ रखे तो हमको मिला जो 1.60 का मान यहाँ मिल गया, फिर मान लीजिए 1.60 का मान यहाँ मिल गया, फिर एक 1.60 का मान यहाँ मिल गया है, फिर एक 1.60 का मान यहाँ मिल गया है, यहाँ मिल गया है। तो ये जगह जगह पे खोज लेबलिंग स्टाफ की सहायता से फोर साइड की जितनी भी वैल्यू आएगी उतना वैल्यू को हम पूरे कंटूर लाइन पर खोजेंगे। तो कैसे खोजेंगे, जगह जगह पे लेबलिंग स्टाफ को रख करके। तो जो नेक्स्ट स्टेप को हमको नोट डाउन करना है वो है कि अनुमान से लेबलिंग स्टाफ को कंटूर लाइन पर जगह जगह रख कर फोर साइड अर्थात अग्रदृष्टि के बराबर मान को खोजेंगे। अब जगह जगह पे रख करके खोजेंगे और जहाँ पे 1.60 वैल्यू का जो पॉइंट मिल जाएगा वहाँ पे हमको खूंटी गाड़ देना है। तो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे जहाँ फोर साइड के समान वैल्यू वाले पॉइंट मिलेंगे वहाँ पर खूंटी गाड़ देते हैं। अब ये जो क्रॉस बना हुआ है वहाँ पे खूंटी गाड़ देंगे। अगर मान लीजिए और भी कंटूर लाइन है, जाहिर सी बात है और होगी, एक ही कंटूर लाइन होगी नहीं। तो अगर और कंटूर लाइन है अप्रॉक्स मान लीजिए ये कंटूर लाइन है तो सेम वही प्रोसेस दोहराएंगे। लेकिन अब जब यहाँ तक वही प्रोसेस करते आएंगे और लेकिन जब फोर साइड के लिए जो खूंटी गाड़ेंगे वो यहाँ पे जो खूंटी होगा ये अलग रंग की खूंटी होगी। तो यहाँ पे हम जो पॉइंट लिखेंगे दूसरे कंटूर लाइन हेतु
जो खूंटी गाड़ी जाएगी वह दूसरे रंगों द्वारा रंगी होगी। तभी हमको डिफरेंस पता चलेगा, दोनों कंटूर लाइन में जो डिफरेंस है तभी हमको पता चल पाएगा। अगर जो सारी समोच्च रेखाएं कवर हो जा रही हैं, अगर लेबलिंग मशीन को एक स्थान पे यहाँ पे लगाए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर से लेबलिंग मशीन को दूसरे जगह पे स्थापित करेंगे जहाँ से और जो दूसरी कंटूर लाइन है उनका मैक्सिमम पॉइंट कवर हो सके, और फिर वहाँ से सेम वही प्रोसेस को दोहराएंगे। तो ये जो पूरा डायरेक्ट मेथड का प्रोसेस आ जाएगा यहाँ तक जो है ये वर्टिकल कंट्रोल के अंतर्गत आता है। अब जो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल का प्रोसेस है उसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल अर्थात क्षैतिज नियंत्रण। क्षैतिज नियंत्रण के अंतर्गत जैसा कि हमने बात किया था कि क्षैतिज नियंत्रण के अंतर्गत जो भी पॉइंट हमको मिलेगा उसको हम क्या करते हैं, सर्वेइंग करके सीट पर उतारते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर जब हमने बताया कि अगर क्षेत्र बड़ा है तो थियोडोलाइट सर्वे का यूज करेंगे, फिर से प्लेन टेबल सर्वेइंग का यूज करेंगे, कंपास सर्वे का यूज करेंगे। अगर क्षेत्र छोटा है तो चेन सर्वेइंग का यूज करेंगे, सेम। और वही प्रोसेस को यहाँ पे लिखेंगे हम कि क्षेत्र में अंकित किए गए बिंदुओं को ड्राइंग शीट पर उतारेंगे। ड्राइंग शीट पर सर्वेक्षण कार्य द्वारा उतारेंगे। तो कैसे उतारेंगे, अब देखिए यहाँ पे बड़ा क्षेत्र है। जब बड़ा क्षेत्र है तो थियोडोलाइट कंपास या प्लेन टेबल सर्वेक्षण, तीनों में से कोई एक सर्वेक्षण का प्रयोग करेंगे। अगर छोटा क्षेत्र है, जब छोटा क्षेत्र है तो उसके लिए चेन सर्वेइंग का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम अंकित कर लेंगे। अब जो बिंदु ड्राइंग शीट पर हमने उतारा, यहाँ पे लिखा हमने कि बिंदुओं को ड्राइंग शीट पर उतारेंगे। तो अब वो जो बिंदु हमको ड्राइंग शीट पर मिले हैं उन बिंदुओं को फिर फ्री हैंड मिला देंगे। ड्राइंग शीट पर उतारे गए बिंदुओं को फ्री हैंड मतलब अपना हल्के हाथों से ऐसे ऐसे मिलाते हुए, फ्री हैंड मिलाते हुए कॉन्टूर लाइन अर्थात समोच्च रेखा ड्रॉ कर लेंगे। बस यही है सिंपल सा डायरेक्ट मेथड का प्रोसेस। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, उसके अंतर्गत कौन सी विधियां आती हैं, और उन विधियों में जैसे तीन हैं विधियां तो उनको भी देख लेंगे। उन विधियों को करने का क्या प्रोसेस है फिर उसको समझेंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा इनडायरेक्ट मेथड को कैसे करते हैं और उसके अंतर्गत आने वाली जो विधियां हैं उसको समझेंगे।